एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी की, और आज हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आपको किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो को देखने के बाद, और ये नोट्स बिल्कुल सफिशियंट होंगे आपके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी के टॉपिक को कवर करने के लिए। सो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स और निगेटिव एस्पेक्ट्स, दोनों ही एस्पेक्ट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। और बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स में जो पॉइंट्स, मेजर पॉइंट्स जो आज हम कवर करेंगे वो हमारे हैं एज फूड इन इंडस्ट्री, एंटीबायोटिक्स एंड मेडिसिन, एज फर्टिलाइजर इन सीवेज डिस्पोजल, एज मिनरल्स, एज फॉडर, इन लैंड रिक्लेमेशन एंड इन रिसर्च। इसके अलावा निगेटिव एस्पेक्ट्स में जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं वो है रोल इन वाटर सप्लाई, डेथ ऑफ फिशेस एंड एनिमल्स, डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, वाटर ब्लूम्स एंड पैरासिटिक एल्गी। सो आज हम बिल्कुल डिटेल में इस टॉपिक को कवर करेंगे। सो हमारा पहला पॉइंट है बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स का एज फूड। So, algae are the primary producers of organic matter in aquatic environment because of their photosynthetic activity. Algae basically primary producers होते हैं organic matter के, क्योंकि ये ज़्यादातर एक्वेटिक इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं और इनकी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी भी बहुत हाई होती है। सो ये आपको एक्वेटिक इन्वायरमेंट में देखने को मिलेंगे। और क्योंकि ये एक्वेटिक इन्वायरमेंट में पाए जा रहे हैं, सो एक्वेटिक इकोसिस्टम का ये एक मेन पार्ट होंगे और उसकी फूड चेन का भी ये एक मेन पार्ट होंगे। और उनकी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी की वजह से ये क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन जनरेट करते हैं अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट में, और ये ऑक्सीजन दूसरे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए बेनिफिशियल होती है। इस वजह से यहाँ पर एल्गी का एक मेजर रोल है एक्वेटिक इन्वायरमेंट में, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करते हैं, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट है उसमें ऑक्सीजन का लेवल बना रहता है। एल्गी की 100 से भी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं। ज़्यादातर फियोफाइसी और रोडोफाइसी की स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि फूड की तरह यूज़ की जाती हैं हमारे द्वारा, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिनरल्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इसके अलावा क्लोरोफाइसी के कुछ मेंबर्स भी फूड की तरह यूज़ किए जाते हैं। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी फैमिली के कौन कौन से मेंबर्स एज फूड यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फियोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी की, और यहाँ पर आते हैं हमारे लैमिनेरिया, सारगासम, पेल्विटिया। बेसिकली इनको एज फूड यूज़ किया जाता है। लैमिनेरिया को एज फूड जापान में यूज़ किया जाता है और इसे कहा जाता है वहाँ पर कोम्बू। इसके अलावा एलेरिया को जापान में एज फूड यूज़ किया जाता है और इसे कहा जाता है सैरुमेन। इसके अलावा डुरवेलिया को साउथ अमेरिका में यूज़ किया जाता है एज फूड, और बेसिकली इसे कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद इसे सुखाकर इसमें सॉल्ट ऐड करके सोल्ड किया जाता है इसको, और इसे वहाँ पर कहते हैं कैचीयुगो। तो ये बेसिकली फियोफाइसी के मेंबर्स हैं जो कि एज फूड सोर्स यूज़ होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रोडोफाइसी यानी कि रेड एल्गी के मेंबर्स की, जो कि एज फूड सोर्स यूज़ होते हैं। सो इसमें आते हैं हमारे पोरफायरा, कॉन्ड्रस और गिगार्टिना। पोरफायरा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एज फूड सोर्स, और इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि जापान में इसे नोरी नाम से जाना जाता है, इंग्लैंड और यूएस में इसे लेवर कहते हैं, स्कॉटलैंड में इसे स्लोक कहते हैं, और साउथर्न चाइल्ड में इसे लचे कहते हैं। इसके अलावा जो पोरफायरा के प्रिपरेशंस होते हैं, यानी पोरफायरा से जो भी फूड सोर्स यहाँ पर अलग अलग तरीके का बनाया जाता है, वो बहुत ज़्यादा रिच होता है विटामिन बी और विटामिन सी में। इसके अलावा कॉन्ड्रस और गिगार्टिना को भी एज फूड सोर्स यूज़ किया जाता है। इसके अलावा रेड एल्गी में पाल्मेरिया है हमारा एल्गी, जो कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है एज फूड सोर्स, और इसे बेसिकली डल्स नाम से जाना जाता है कनाडा में, सॉल नाम से जाना जाता है आइसलैंड में, और डिलिसिक नाम से जाना जाता है आयरलैंड में। इसके अलावा जो कॉन्ड्रस क्रिस्पस है, जिसे हम आइरिस मॉस के नाम से भी जानते हैं, ये बेसिकली आइसक्रीम्स में यूज़ किया जाता है और दूसरे फूड्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा रोडीमेनिया पाल्मेटा का यूज़ किया जाता है, और ये बेसिकली जो है डल्स नाम से जाना जाता है फिशरमैन के द्वारा। इसके अलावा ग्लिसरॉल, सॉर्बिटॉल और डल्सिटॉल ये कॉमन कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि रेड एल्गी में पाए जाते हैं।
सो फ्लोरिडियन स्टार्च बेसिकली जो रोडोफाइसी के मेंबर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है वो भी एक तरीके का ग्लूकोज होता है। अब हम बात कर लेते हैं क्लोरोफाइसी के मेंबर्स की, जो कि एज फूड सोर्स यूज किए जाते हैं, और इसमें आते हैं हमारे अल्वा, कोडियम और क्लोरेला। सो अल्वा को बेसिकली ड्राई करके उसमें सॉल्ट ऐड करके सोल्ड किया जाता है काचियोगो की तरह, जैसे कि अभी हमने डरवियला के बारे में डिस्कस किया था। सिमिलरली अल्वा को भी इसी तरीके से सोल्ड किया जाता है और अल्वा को सैलड की तरह भी यूज किया जाता है। इसके अलावा कोडियम की अगर हम बात करें तो कोडियम को जापान में एज सैलड यूज किया जाता है और दूसरी कंट्रीज में भी इसे एज फूड सोर्स यूज किया जाता है। क्लोरेला की अगर हम बात करें तो क्लोरेला में आपको हाइयर परसेंटेज ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन देखने को मिलेगा, और इसके साथ साथ जो क्लोरेला है उसमें आपको सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलेंगे। इसी वजह से क्लोरेला को एज फूड यूज किया जाता है स्पेस फ्लाइट्स में, यानी एस्ट्रोनॉट्स इसे यूज करते हैं। अभी इसके बारे में अभी हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम रिसर्च के बारे में डिस्कस करेंगे। सो क्लोरेला के कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स इसमें पाए जाते हैं उसका कंटेंट यहाँ पर हम मेंशन करें। सो 30% कार्बोहाइड्रेट इसमें पाया जाता है और लगभग 30% प्रोटीन और 15% लिपिड का कंटेंट इसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा जापान में अगर हम बात करें तो जापान में क्लोरेला की ही स्पीशीज है क्लोरेला इलिप्सोइडिया, और इसका यूज टी में इसको मिक्स करके इसका यूज किया जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी की अगर हम बात करें तो नॉन स्टॉक कम्यून बेसिकली है, यूयूचो नाम की डिश में इसका यूज किया जाता है और बेसिकली ये चाइना और जावा में आपको देखने को मिलेगा। डायटम्स की अगर हम बात करें तो डायटम्स भी वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में एज फूड सोर्स यूज किए जाते हैं। सो हमारा सेकेंड पॉइंट है इन इंडस्ट्री। यहाँ पर बेसिकली हम ऐसे सब्सटेंसेस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के थ्रू बनाए जाते हैं और एल्गी का उनमें मेजर रोल है। सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल की, जो कि है अगर अगर, और इस पे शॉर्ट नोट भी आता है, इसलिए आप इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। सो अगर अगर बेसिकली एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि रोडोफाइसी यानी कि रेड एल्गी के कुछ जेनरा से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो जेनरा हैं जिनसे कि अगर अगर प्रोड्यूस किया जाता है वो हैं जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, गिगार्टिना, कॉन्ड्रस, फिल्लोफोरा और हिप्निया। ज़्यादातर आप लोगों को जेलिडियम और ग्लेसिडेरिया के बारे में ही पता होगा, बट आपको और नाम भी पता होने चाहिए जिनसे कि अगर अगर एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सो आप इसको 3G से रिमेंबर रख सकते हो, 3G, जेलिडियम, ग्लेसिलेरिया और गिगार्टिना। यूजेस की अगर हम बात करें तो बेसिकली अगर अगर को एज अ बेस यूज किया जाता है डिफरेंट कल्चर मीडिया में। बेसिकली आपने टिश्यू कल्चर पढ़ रखा होगा, प्रोटोप्लास्ट कल्चर पढ़ रखा होगा। सो अलग अलग तरीके के कल्चर में जब कल्चर मीडिया का यूज होता है तो उसमें अगर अगर का यूज किया जाता है एज अ बेस, क्योंकि ये जो अगर अगर होता है इसमें बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में गैलेक्टोज और सल्फेट पाया जाता है जो कि 90 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट हो जाता है, और ये लो टेम्परेचर पर बहुत आसानी से सॉलिड फॉर्म में भी आ जाता है। इसी वजह से इसका यूज एज अ कल्चर मीडिया किया जाता है। इसके अलावा अगर अगर का यूज़ किया जाता है कैंड फूड्स को पैक करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में, और इसके अलावा अगर अगर का यूज़ कॉस्मेटिक्स, लेदर, टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे सेकेंड प्रोडक्ट की, जो कि है कैराजिनिन। ये बेसिकली जो है एक कॉम्प्लेक्स है डी गैलेक्टोज 3,6 एनहाइड्रो डी गैलेक्टोज का, और इसके साथ साथ मोनोइस्टेरिफाइड सल्फ्यूरिक एसिड का, और ये बेसिकली पाया जाता है रेड एल्गी कॉन्ड्रस क्रिस्पस के सेल वॉल में। इसको यूज़ किया जाता है डिफरेंट वेज में, जैसे कि इसका यूज़ किया जाता है टूथपेस्ट के प्रिपरेशन में, कॉस्मेटिक्स में, पेंट्स के प्रिपरेशन में, लेदर फिनिशिंग में, टेक्सटाइल ब्रीविंग में और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कैराजिनिन का बहुत ज़्यादा रोल है। इसके अलावा फिजिशियंस कैराजिनिन का यूज़ एज अ ब्लड कोगुलेंट भी करते हैं। इसके अलावा जूसेस, लिक्वर्स और शुगर को क्लियर करने के लिए एज अ क्लियरिंग एजेंट भी कैराजिनिन का यूज़ किया जाता है, और बहुत रेयरली गिगार्टिना का भी यूज़ किया जाता है कैराजिनिन के एक्सट्रैक्शन के लिए। जब कॉन्ड्रस क्रिस्पस अवेलेबल नहीं होता तब गिगार्टिना का यूज़ किया जाता है कैराजिनिन के एक्सट्रैक्शन के लिए।
अब हम बात कर लेते हैं हमारे थर्ड प्रोडक्ट की, जो कि है एल्जिनेट्स। बेसिकली एल्जिनेट डेरिवेटिव और एल्जिनिक एसिड जो है इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है ब्राउन एल्गी की सेल वॉल से, और इसमें जो डिफरेंट जेनरा है जिनका यूज़ किया जाता है वो है लैमिनेरिया, मैक्रोसिस्टिस, एस्कोफिलम और फ्यूकस। और बेसिकली एल्जिन जो है उसका फॉर्मूला है C6H8O6N। ये बेसिकली एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि सेल वॉल में पाया जाता है। और एल्जिनिक एसिड जो है वो बेसिकली मिडिल लैमेला में पाया जाता है और प्राइमरी वॉल्स में पाया जाता है फियोफाइसी के कुछ मेंबर्स में। सो एल्जिन और एल्जिनिक एसिड बेसिकली आपको सेल वॉल के एरियाज में देखने को मिलेंगे, और बेसिकली ये आपको ब्राउन एल्गी में मिलेंगे देखने को। सो एल्जिनेट्स के यूजेस की अगर हम बात करें तो बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है रबर टायर इंडस्ट्री में। इसके अलावा इसका यूज़ पेंट्स में होता है, आइसक्रीम्स में होता है। इसके अलावा इसका यूज़ होता है फ्लेम प्रूफ फैब्रिक्स को बनाने के लिए, और प्लास्टिक के आर्टिकल्स को बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ब्लीडिंग को रोकने के लिए एल्जिनिक एसिड का यूज़ किया जाता है, और इसके अलावा एल्जिनिक एसिड के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उसका यूज़ किया जाता है सूप्स, क्रीम और सॉसेस को बनाने के लिए भी। अब हम बात कर लेते हैं हमारे फोर्थ प्रोडक्ट की, जो कि है फुनोरी। ये बेसिकली एक तरीके का ग्लू है जो कि ऑब्टेन किया जाता है रेड एल्गी से, जिसे हम कहते हैं ग्लोयोपेल्टिस फरकेटा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ये बेसिकली एज एन एडहेसिव यानी एक तरीके का ये ग्लू है, और इसको एज एन एडहेसिव यूज किया जाता है, एज साइजिंग एजेंट फॉर पेपर एंड क्लोथ। इसके अलावा ये केमिकली सिमिलर है अगर से। इसमें जो डिफरेंस होता है कि इसमें आपको सल्फेट ईस्टर ग्रुप देखने को नहीं मिलेगा, बाकी ये अगर से सिमिलर है। इसके अलावा कुछ स्पीशीज है कॉन्ड्रस की, ग्रेटिलियोपा की, इरिडिया की, जो कि यूज किया जाता है जिनका फुनूरी के प्रिपरेशन के लिए। अब हम बात कर लेते हैं डायटोमाइट और डायटोमेशियस अर्थ के बारे में। सो डायटोमाइट बेसिकली एक सेडिमेंट्री रॉक है जो कि डायटम्स के फॉसिलाइज्ड स्केलेटन से मिलकर बना हुआ है, और इसके यूजेस की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट फूड सोर्स है एक्वेटिक एनिमल्स का और कुछ फिशेस का, क्योंकि ये एक्वेटिक एरिया में पाए जाते हैं डायटम्स, इसीलिए ये वहाँ पर एज अ फूड सोर्स भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा डायटम का यूज़ किया जाता है एज एब्जॉर्बेंट फॉर नाइट्रोग्लिसरीन इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डायनामाइट। डायनामाइट के मैन्युफैक्चर के वक्त भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो फॉसिलाइज्ड डायटम्स के शेल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होते हैं ऑयल और बिटुमेन की प्रेजेंस को इंडिकेट करने के लिए। सो डायटोमेशियस अर्थ की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये एक तरीके का फाइन पाउडर है जो कि डायटोमाइट को क्रश कर बनाया जाता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल फिल्ट्रेशन प्रोसेस में इसका यूज़ होता है, शुगर रिफाइनिंग और ब्रीविंग इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ लाइट वेट ब्रिक्स यानी कि बहुत हल्की ब्रिक्स को बनाने के लिए भी डायटोमेशियस अर्थ के पाउडर का यूज़ किया जाता है, और इन ब्रिक्स से जो रूम तैयार होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर देता है। इसके अलावा डायटोमेशियस अर्थ का यूज़ कार और सिल्वर पॉलिशिंग पाउडर्स में भी किया जाता है, और डायटोमेशियस अर्थ का यूज़ ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी किया जाता है। सो इस तरीके से डायटोमाइट और डायटोमेशियस अर्थ का यूज़ किया जाता है डिफरेंट तरीकों से डिफरेंट इंडस्ट्रीज में। अब हम बात कर लेते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की, जो कि है एंटीबायोटिक्स एंड मेडिसिन। सो एल्गी को भी बेसिकली एंटीबायोटिक्स और मेडिसिन का सोर्स माना गया है, क्योंकि इनसे बहुत तरीके के एंटीबायोटिक्स एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं, और इसके अलावा कुछ ड्रग्स भी हैं जो कि डिफरेंट डिसीजेस के ट्रीटमेंट में इफेक्टिव पाए गए हैं। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंटीबायोटिक्स की। एंटीबायोटिक्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नाम आता है जो कि है क्लोरेलिन का, और ये क्लोरेला से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस भी नोटिस किए गए हैं, एस्कोफिलम न्यूडुसम और रोडोमेला लैरिक्स। इसके अलावा लैमिनेरिया डिजिटाटा और कुछ स्पीशीज पेल्विचिया और पॉलीसिफोनिया के। सो इनसे जो एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस नोटिस किए गए हैं, रिपोर्ट किए गए हैं, वो पाया गया कि ये जो एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस ये एल्गी सेक्रेट करते हैं
इसकी वजह से ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया वहाँ पर ग्रोथ नहीं कर पाते उस पर्टिकुलर एल्गी की प्रेजेंस में। इसके अलावा एक एंटीबायोटिक है जो कि निश्चिया पेलिया से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और ये बेसिकली ई कोलाई के अगेंस्ट बहुत इफेक्टिव पाया गया है। सो मेडिसिन्स की अगर हम बात करें तो मेडिसिन्स में हमारा आता है सबसे पहले डाइजीनिया सिम्प्लेक्स, जो कि एक तरीके का रेड एल्गी है और बेसिकली साउथ चाइना में से एक तरीके का ड्रग प्रिपेयर किया जाता है जो कि एक एंटी हेलमेटिक ड्रग है। इसके अलावा ब्राउन एल्गी से जो ड्रग प्रिपेयर किया जाता है वो है फुकोइडिन और सोडियम लैमिनारिन सल्फेट, और ये बेसिकली एंटीकोगुलेंट ऑफ ब्लड की तरह यूज़ किया जाता है। इसके अलावा साइटोनीमा से साइटोनेमिन नाम का ड्रग एक्सट्रैक्ट किया जाता है और ये बेसिकली स्किन कैंसर के अगेंस्ट इफेक्टिव पाया गया है। हम बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट हेडिंग की, जो कि है एज फर्टिलाइजर। बहुत सारे जो सीवीड्स होते हैं उनमें फॉस्फोरस, पोटेशियम और बहुत ज़्यादा अमाउंट में ट्रेस एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पर इनका यूज़ यानी कि सीवीड्स का यूज़ एज फर्टिलाइजर किया जाता है। कुछ एल्गी यहाँ पर है जैसे कि लिथोफिलम, लिथोएमनियन और कैरा। बेसिकली इनका यूज़ किया जाता है यूज्ड इन डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन द फील्ड। जब फील्ड में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है तब इनका यूज़ किया जाता है। फ्यूकस इज यूज्ड एज अ कॉमन मैन्योर बाय आयरिश पीपल। इसके अलावा एबलमोशियस एस्कुलेंटस यानी कि लेडी फिंगर भिंडी, इसको भी नोटिस किया गया कि ये ज़्यादा प्रोडक्टिव हुई, इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हुई जब सीवीड मैन्योर का इस्तेमाल किया गया, और इसको रिपोर्ट किया थीवी ने 1960 में। इसके अलावा 30% इंक्रीज नोटिस किया गया ग्रेन्स के, राइस ग्रेन्स के प्रोडक्शन में, और ये रिपोर्ट किया सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CRRI कटक के एल्गोलॉजिस्ट ने, जब राइस को ऐसे नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ ग्रो किया गया। जब ब्लू ग्रीन एल्गी का यूज़ किया गया राइस फील्ड्स में तो 30% इंक्रीज नोटिस किया गया प्रोडक्टिविटी में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इन सीवेज डिस्पोजल। सीवेज में मेनली डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है और इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स भी पाए जाते हैं डिजॉल्व्ड और सस्पेंडेड स्टेज में। इस सीवेज का डिस्पोजल जो होता है वो एक एरोबिक प्रोसेस के थ्रू होता है, जिसमें जो ऑक्सीजनेशन होता है यानी ऑक्सीजन का जनरेशन होता है वो एल्गी के द्वारा किया जाता है, जैसे कि क्लमाइडोमोनास, क्लोरेला और सिंडेस्मस। ये जो सीवेज है इसका एरेशन अगर नहीं होता तो स्मॉलर सीवेज बॉडीज या फिर पॉन्ड्स में अनप्लीजेंट ऑर्डर की समस्या देखने को मिलती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एज मिनरल्स। बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो कि एल्गी से ऑब्टेन किए जाते हैं, जैसे कि केल्प से सोडा ऑब्टेन किया जाता है जिसका यूज़ किया जाता है सोप की मैन्युफैक्चरिंग में और ग्लासवेयर के मैन्युफैक्चरिंग में। इसके अलावा जो केल्प होते हैं उससे पोटाश और आयोडीन भी एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा जो रेड एल्गी है जैसे कि पॉलीसाइफोनिया और रोडीमेनिया, इससे ब्रोमीन एक्सट्रैक्ट किया जाता है लगभग 3 से 6% तक। इसके अलावा कुछ सीवीड्स ऐसे हैं जो कि रिच सोर्स होते हैं आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज और बोरॉन का। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एज फॉडर। एल्गी को बेसिकली एक परमानेंट फूड की तरह यूज किया जाता है बहुत सारे एनिमल्स के लिए, और ज़्यादातर कोस्टल कंट्रीज में ये ट्रेंड देखने को मिलता है, जैसे कि लैमिनेरिया, सारगासम, फ्यूकस और एस्कोफिलम का यूज एज फॉडर किया जाता है यूके और जापान में। इसके अलावा हैंस को फीड कराया जाता है एस्कोफिलम मील या फिर फ्यूकस मील के थ्रू। इसके अलावा एक फिश है जिसका नाम है टिलापिया, और ये बेसिकली क्या करता है, ये स्पेसिफिकली साइनोफाइसी और क्लोरोफाइसी के मेंबर्स को ही एज अ फूड सोर्स खाता है। ये बहुत ही ज़्यादा चूजी है, ये स्पेसिफिक मेंबर्स को एज अ फूड सोर्स यूज़ करती है। इसके अलावा मैक्रोसिस्टिस की अगर हम बात करें तो मैक्रोसिस्टिस का यूज़ कैटल फील्ड में किया जाता है क्योंकि ये विटामिन ए और विटामिन ई से इनरिच्ड होता है। इसके अलावा रोडीमीनिया का यूज भी कैटल फूड में किया जाता है फ्रांस में, और जापान में पेल्विशिया का यूज किया जाता है एज अ काउ फीड। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इन लैंड रिक्लेमेशन।
बारिश के बाद बेसिकली क्लोरोफाइसी और साइनोफाइसी के जो एल्गल मेंबर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट पे ग्रो करते हैं, और बेसिकली इनकी ग्रोथ की वजह से जो सॉइल इरोजन होता है, यानी कि जो मिट्टी का ऊपर का लेयर होता है उसका कटाव कम हो जाता है, और ज़्यादातर आपको इनकी ग्रोथ डिस्टर्ब्ड या फिर बर्न्ड सॉइल्स पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा on the alkaline ooser land of North India, extensive growth of blue-green algae was reported by Singh in 1961. This increased the nitrogenous content and ultimately made the soil satisfactorily fertile. सो बेसिकली यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो एल्कलाइन ऊसर लैंड है नॉर्थ इंडिया की, वहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी की प्रेजेंस की वजह से जो नाइट्रोजन कंटेंट था वो सॉइल में ज़्यादा पाया गया, और इसकी वजह से जो सॉइल थी वो फर्टाइल थी। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इन रिसर्च। सो एल्गी का यूज़ बहुत पहले समय से किया जा रहा है डिफरेंट रिसर्च फील्ड्स में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इनका रहा है। सो बेसिकली ये यूज़ किए जाते हैं फिजियोलॉजिकल रिसर्च में, स्पेशली फोटोसिंथेसिस के इन्वेस्टिगेशंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इनका रहा है, खासकर कि क्लोरेला के कल्चर्स, सिंडेस्मस और एनासिस्टिस का इनका बहुत ज़्यादा रोल रहा है इन फोटोसिंथेसिस के इन्वेस्टिगेशन में। इसके अलावा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो एस्ट्रोनॉट्स हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के, वो बेसिकली एक तरीके का बायो रिएक्टर टेस्ट कर रहे हैं, जिसे उन्होंने नाम रखा है उनका फोटो बायो रिएक्टर। और ये जो फोटो बायो रिएक्टर है इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इसका यूज़ एल्गी करता है, और बेसिकली एल्गी करता क्या है, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके द्वारा जो CO2 एक्सहेल किया जा रहा है उसी CO2 को एल्गी कन्वर्ट कर दे ऑक्सीजन में और इडिबल बायोमास में फोटोसिंथेसिस के थ्रू। सो इस तरीके का फोटो बायो रिएक्टर पे काम जारी है और इस पे वर्क हो रहा है, जिसमें कि एल्गी की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका भी है। सो ये बेसिकली थे हमारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एल्गी, यानी एल्गी किस तरीके से पॉजिटिवली डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ किया जा रहा है। और अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे निगेटिव एस्पेक्ट्स को। सो निगेटिव एस्पेक्ट्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है रोल इन वाटर सप्लाई। एल्गी किस तरीके से वाटर सप्लाई पर इम्पैक्ट डालता है, पहले हम उसके बारे में समझते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि एल्गी जो एक्वेटिक हैबिटेट होता है उसमें बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में ग्रो करता है वाटर रिजर्वॉयर्स में, उसी तरीके से ये डोमेस्टिक सप्लाईज की तरफ भी जाता है, क्योंकि वही वाटर जो है डोमेस्टिक सप्लाई में भी यूज़ होता है। सो बेसिकली ये एल्गी जब इस डोमेस्टिक सप्लाई के वाटर में आता है तो वहाँ पर आपको बैड टेस्ट की प्रॉब्लम देखने को मिलती है ड्रिंकिंग वाटर में। इसके अलावा ये जो एल्गी है ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस को भी इनहिबिट करने का काम करता है। और यहाँ पर जो कॉमन एल्गी है जो आपको वाटर सप्लाई के रिजर्वॉयर में देखने को मिल सकते हैं वो हैं एस्ट्रोनेला, इसके अलावा साइक्लोटेला, फ्रेजिलेरिया, मिलोसाइरा, सिनेड्रा। ग्रीन एल्गी की अगर हम बात करें तो वोल्वोक्स और क्लामाइडोमोनास। साइनोफाइसी यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गल मेंबर्स की अगर हम बात करें तो नोस्टॉक, एनाबिनम और माइक्रोसिस्टिस ऑसिलेटोरिया। ये एल्गी हैं जो कि वाटर सप्लाई के जो सप्लाई होती है उसको इनहिबिट करने का काम करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में ये ग्रो करते हैं और ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस को भी रोकने का काम करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डेथ ऑफ फिशेस एंड अदर एनिमल्स। सो एल्गी बेसिकली जब डीके होती है एल्गी की और वहाँ पर जो डीकेड बाई प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं फिशेस और दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। सो बहुत, और इसके अलावा कुछ एल्गी ऐसी होते हैं जो कि पॉइजनस टॉक्सिन्स को लिबरेट करने का काम करती है वाटर में, और जिसकी वजह से वहाँ पर वो उस वाटर को जो भी ड्रिंक करता है उसके लिए ये हार्मफुल होता है। जैसे कि माइक्रोसिस्टिस एरोजिनोसा है, ये एक तरीके का टॉक्सिक सेक्रेट करता है जो कि हाईली टॉक्सिक है एनिमल्स के लिए, और जो भी इस एल्गी को इंजेस्ट करते हैं उसके लिए हाईली टॉक्सिक ये है माइक्रोसिस्टिस एरोजिनोसा। इसके अलावा डेथ ऑफ फिशेस, सेल फिशेस
and some other aquatic animals and sometimes even human beings are also known because of the ingestion of dinoflagellates like gymnodinum and pyrodinum. So यहाँ पर आप देख सकते हैं dinoflagellates किस तरीके से हमारे लिए भी हार्मफुल हैं. अगर इसे हम इंजेस्ट कर ले तो ये हमारे लिए भी पॉइजनस साबित हो सकता है. इसके अलावा माइक्रोसिस्टिस के अलावा और भी ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसे हैं जो कि एनिमल्स की डेथ कॉज कर सकते हैं, जैसे कि एनाबीना है, ग्लोयोट्राइका है और नोडुलेरिया है. इसके अलावा पायरमीसियम पार्वम है, ये एक तरीके का बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक एल्गा है. इजरायली पॉइंट्स में ये नोटिस किया गया है. सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डेथ ऑफ ह्यूमन बींग्स. Sometimes the algae become the main cause of death of human beings because of the presence of certain toxins, like the endotoxin present in Goniolax catenella is harmless to fishes which ingest it, but it accumulates and ultimately causes the death of persons who eat such fishes. So यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खास बात आपको देखने को मिल रही है कि ये एल्गी गोनियोलैक्स कैटेनेला जो है ये फिशेस के लिए तो हार्मलेस है, लेकिन ये फिशेस जब इनको खाती हैं इस एल्गी को तो फिशेस को तो कोई नुकसान नहीं होता. लेकिन जब ह्यूमन बींग्स इस तरीके के फिश को खाते हैं जिनमें कि इस टाइप का एल्गी रहता है तो वहाँ पर ह्यूमन बींग्स के लिए ये एल्गी पॉइजनस साबित होता है. तो ये बहुत ही ज़्यादा खास बात यहाँ पर है. इसके अलावा बिसाइड्स दिस द वाटर इन्फेक्टेड बाय माइक्रोसिस्टिस एंड एनाबीना कैन कॉज गैस्ट्रिक ट्रबल और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आर ऑल्सो सीन बाय ड्रिंकिंग वाटर हैविंग जिम्नोडिनम ब्रेविस. सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एल्गी एंड वाटर ब्लूम्स. सो बेसिकली होता क्या है, एल्गी जो होते हैं वो कुछ एल्गी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, कुछ एल्गी सेमी माइक्रोस्कोपिक होते हैं. सो ऐसे एल्गी बेसिकली एक्वेटिक हैबिटेट में क्या करते हैं, जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रो करते हैं तो ये आपको दिखाई देने लगते हैं, यानी मैक्रोस्कोपिक फॉर्म में आ जाते हैं और इन्हें ही हम वाटर ब्लूम कहते हैं. जब ये पूरी तरीके से वाटर को कवर कर लेते हैं और एक तरीके के मैक्रोस्कोपिक फॉर्म में आ जाते हैं तब इन्हें हम वाटर ब्लूम कहते हैं. और इनकी वजह से क्या होगा, उस पानी में मौजूद मछलियों को सफोकेशन होगा, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी और इसके अलावा और जो एनिमल्स हैं, इस एक्वेटिक एनिमल्स वहाँ पर पाए जा रहे हैं वो भी वहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे और इस वाटर ब्लूम से एक तरीके की बैड स्मेल भी आती है. इसके अलावा जो ऑक्सीजन कंटेंट है वो ख़त्म होने लगता है क्योंकि जो एल्गी की ग्रोथ होती है वाटर बॉडीज़ में वो बहुत ही ज़्यादा थिक होती है और ये बेसिकली एक तरीके का बैरियर भी बना देता है वाटर और आउटर एटमॉस्फेयर के बीच में. सो ऑक्सीजन का जो है पूरा कट ऑफ हो जाता है इसकी वजह से. इसके अलावा वाटर ब्लूम्स आर मेनली फॉर्म्ड बाय साइनोफाइसी इन फ्रेश वाटर्स एंड डाइनोफ्लैजिलेट्स इन द सी. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वाटर ब्लूम्स है फ्रेश वाटर्स में साइनोफाइसी यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी के मेंबर्स का बहुत ज़्यादा रोल रहा है और सी में डाइनोफ्लैजिलेट्स का बहुत ज़्यादा रोल रहा है वाटर ब्लूम्स के फॉर्मेशन में. अब हम बात कर लेते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की जो कि है पैरासिटिक एल्गी. बहुत सारे एल्गी हैं जो कि पैरासाइट की तरह भी ग्रो करते हैं, तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं. जैसे कि आपको पता है बहुत ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल है सेफेलोरस वायरसेंस जो कि क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन एल्गी का मेंबर है और ये बेसिकली रेड रस्ट ऑफ टी एंड कॉफ़ी कॉज करता है. इसके अलावा फिलोसिफॉन ये क्लोरोफाइसी का मेंबर है, ये भी बेसिकली पैरासिटिक है एरिसेरम वल्गेर की लीव्स पर. इसके अलावा पॉलीसेफोनिया फैस्टिजिएटा ये रोडोफाइसी का मेंबर है और ये बेसिकली सेमी पैरासाइट है एस्कोफिलम नोडुसम पर. इसके अलावा और भी पैरासिटिक एल्गी पाए जाते हैं. जैसा कि हमने एल्गी के हार्मफुल कंपोनेंट्स को डिस्कस किया तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि उन एल्गी की ग्रोथ को हम कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि ये जो अनडिजायरेबल स्पीशीज हैं एल्गी के ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है. तो इनको दो तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है. पहला बायोलॉजिकल कंट्रोल और दूसरा केमिकल कंट्रोल. बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम किसी बायोलॉजिकल एजेंट का यूज करते हैं उस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने के लिए और केमिकल कंट्रोल में हम केमिकल्स का यूज करते हैं. बायोलॉजिकल कंट्रोल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम एक वायरस का यूज कर रहे हैं जिसका नाम है साइनोफेज और ये बेसिकली है LPP1. इसके अलावा एक
हमारा है बायोलॉजिकल कंट्रोल, फाइकोवायरस SM1, ये दोनों बेसिकली क्या करते हैं, ये ब्लू ग्रीन एल्गी को इन्फेक्ट करने का काम करते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी की ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं। इसके अलावा केमिकल कंट्रोल की अगर हम बात करें तो केमिकल कंट्रोल में हम यूज़ करते हैं एल्जीसाइड, जो कि है कॉपर सल्फेट, और इसका एक प्रॉपर अमाउंट में कंसंट्रेशन जो होता है वो होता है 0.25 से 9.5 ppm। इसके अलावा डाइक्लोरोफेन का भी यूज़ किया जाता है एज अ केमिकल एजेंट टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ अनडिजायरेबल स्पीशीज ऑफ सर्टेन एल्गी। सो इस तरीके से आज हमने सारे पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस किया, बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स को भी देखा और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी देखा, और इतना ज़्यादा डिटेल फॉर्म में देखा है कि आपको किसी भी बुक या किसी भी नोट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खाली इन्हीं नोट्स को नोट डाउन करिएगा, अपने फॉर्म में लिखिएगा, अपने तरीके से लिखिएगा, ताकि आपको अच्छी तरीके से ये सब पॉइंट्स क्लियर हो सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि आपको वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट सेक्शन पे मेंशन कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम पे मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।